Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you Scientific Principles of Management Part 2. सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए थे, उन्होंने और भी कौन कौन सी टेक्निक्स हमें बताई है जिन टेक्निक्स को फॉलो करके एक अच्छी साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो की जा सकती है, जिससे अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, आफ्टर दैट इसके फीचर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें एफ डब्ल्यू टेलर ने बताई हैं। The principles of scientific management only bring out the basic philosophy behind the theory. The question which now arises is how to implement these principles practically. तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने सिर्फ हमें बेसिक फिलॉसफी बताई है, एक ज़रिया बताया है, रास्ता बताया है कि भाई आपको इस तरीके से, ये एक थ्योरी है, इस तरीके से करना है भाई, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब या फिर बाकी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इसको अप्लाई कैसे किया जा सके, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जा सके, उसके लिए हमारे पास ये टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें नंबर 1 पे आता है फंक्शनल फॉरमैनशिप। सो फंक्शनल फॉरमैनशिप होती क्या है? एफ डब्ल्यू टेलर हैज़ propounded द फंक्शनल फॉरमैनशिप। दिस form of organization is totally based on the principles of specialization and makes full utilization of the expertise of various experts. सो यहाँ पे हमारे पास नीचे एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। सो ये फंक्शनल फॉरमैनशिप की एक एग्जांपल है। ये फंक्शनल फॉरमैनशिप है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहाँ पे मैनेजर्स की पोस्ट के बारे में बता रखा होता है कि ये कौन सा मैनेजर कहाँ पे काम करेगा, कौन सा मैनेजर किस लेवल के ऊपर काम करेगा, उस मैनेजर के नीचे कितने वर्कर्स काम करेंगे। सो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। सो यहाँ पे हमारे एक तरीका बताया उन्होंने कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डिवाइड करना चाहिए। तो उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर्स को 2 तरीके से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। नंबर 1 पे एक प्लानिंग ऑफिसर्स होंगे और दूसरे प्रोडक्शन ऑफिसर्स होंगे। अब प्लानिंग ऑफिसर्स में क्या क्या काम किया जाएगा? नंबर 1 पे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। तो इनके बारे में 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये क्या क्या काम करने वाले हैं। रूट क्लर्क क्या करेगा? ये रूट बताएगा कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन होने वाली है तो वो किस किस मशीनरी से होकर के गुजरेगा, किस मशीनरी के ऊपर कितने कितने वर्कर्स जो हैं वो काम करेंगे। तो एक रूट तय करने वाला एक क्लर्क जो प्लानिंग करेगा कि किसी भी काम को करने के लिए रूट क्या होगा, कौन कौन सा ज़रिया होगा। ठीक है। रूट क्लर्क के बाद आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? जो रूट क्लर्क ने प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये बताएगा कि सभी को इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के साथ काम करना है इस मशीनरी पे, सी व्यक्ति ने डी व्यक्ति के साथ काम करना है इस मशीनरी पे। तो ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तीसरे नंबर पे आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क पता चल गया होगा आपको कि जो टाइम और कॉस्ट का अंदाज़ा लगाएगा कि एक चीज़ को बनने में कितना टाइम लगेगा और उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। लास्ट में आता है डिसिप्लिन ऑफिसर। अब डिसिप्लिन ऑफिसर क्या देखेगा? डिसिप्लिन देखेगा, मतलब जो रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आफ्टर दैट दूसरी जगह अगर हम देखें प्रोडक्शन ऑफिसर, सो प्रोडक्शन ऑफिसर में गैंग बॉस आ जाएगा नंबर 1 पे। अब गैंग बॉस क्या होगा? जैसे मान लो कि एक मशीन के ऊपर 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन 4 में से एक को आपने गैंग बना दिया, यानी कि जो गैंग बॉस बना दिया, जो सभी चारों व्यक्तियों को क्या कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है या फिर कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। आगे आता है स्पीड बॉस। अब जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने डिसाइड किया है
कि इतने टाइम के अंदर कोई एक यूनिट प्रोड्यूस हो जाती है और एक दिन के अंदर हमें 200 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो स्पीड बॉस इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि क्या उसी स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, जिससे हमारी जो टोटल यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। ठीक है। आफ्टर दैट रिपेयर बॉस आपको पता है क्या करेगा, रिपेयर का काम देखेगा कि अगर कहीं पे कोई रिपेयर की ज़रूरत है तो वो करवाई जानी चाहिए। और इंस्पेक्टर लास्ट में, अब इंस्पेक्टर क्या करेगा, जांच करेगा कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस की गई हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं, वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या उनमें कोई कमी तो नहीं है किसी तरीके की। सो इस तरीके से एफ टेलर ने फैक्ट्री मैनेजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तरफ प्लानिंग करने वाले, दूसरी तरफ प्रोडक्शन को देखने वाले, और इनके नीचे सारे के सारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक फंक्शनल फोरमैनशिप दी है एफ टेलर ने, जिसके ज़रिए जो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। Standardization means setting standards for different activities after due deliberation. For example, the amount of work to be done by a worker in a day may be standardized. So यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी का स्टैंडर्डाइजेशन कर देना। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, उन्होंने एग्जांपल एक बताई है कि जैसे किसी भी वर्कर्स का ये डिसाइड कर देना कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी का एक स्टैंडर्डाइज कर देना, ये दूसरा इसका टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन और फिक्स टाइप साइज और करेक्टरिस्टिक्स। सो अगर आपने कोई टाइप साइज़ या करेक्टरिस्टिक की कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी लाइन को रिड्यूस कर देना। मतलब कि अगर मान लो कि आप चप्पल बना रहे हो, और चप्पल बना रहे हो 6 नंबर की, 6.25 नंबर की, 6.5 नंबर की, 6.25 नंबर की, 7 नंबर की, 7.25, मतलब आपने बहुत सारे नंबर बना दिए जिनकी ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है। तो आप उसको क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, स्टैंडर्डाइज कर दोगे भी भाई सिर्फ 6, 7, 8, 9 ये नंबर बनेंगे, ये जो 6.25 है, 6.5 है, ये नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आता है टू इंट्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सच दैट दे आर इजीली इंटरचेंजेबल विद वन अनदर। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को लाना जिसके ज़रिए जो भी चेंजेस हैं वो कभी भी लाए जा सकें। नंबर 3 पे आता है टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो क्वालिटी कैसी है। नंबर 4 पे आता है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। सो व्यक्ति की, मैन की और मशीन की क्या परफॉर्मेंस है, उसका जो एनालिसिस है वो करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है स्टैंडर्डाइजेशन करने के। सो स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि एक बेस्ट, नंबर 1 पे बेस्ट वे सोचना कि किस तरीके से काम को किया जाएगा, और उसका एक स्टैंडर्ड तय कर देना कि वो उसी तरीके से या किसी भी बेस्ट वे से किया जाएगा। नंबर 3 ये कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको एक्चुअल में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को सिंप्लीफाई करो, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो। आप अपने बिजनेस में सिंप्लीफिकेशन लाओ। मान लीजिए कि अगर आप बहुत सारे टाइप्स के जो बैग्स हैं वो बना रहे हो, बहुत सारे टाइप्स के बैग, कोई लेदर बैग है, कोई प्लास्टिक बैग है, कोई लिफाफे हैं, तो ऐसे में आप क्या करो, उनको सिंप्लीफाई कर दो। जितना सिर्फ आप डील कर सकते हो उतनी ही आप चीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो। या फिर मान लो कि आप जो शू मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के शू आपको मैन्युफैक्चर करने चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75 ये नंबर के शूज़ बना रहे हो, तो जिससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशन ना ही बढ़ानी चाहिए, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए, कम से कम जो उलझने हैं वो रखनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन उन्होंने बताया। आगे आता है मेथड स्टडी।
It refers to identifying the most suitable way to do a particular activity. सो यहाँ पे जो लास्ट पहले हमने पढ़ा था मेथड स्टडी मोशन स्टडी के बारे में, वो यहाँ पे आ गया है नंबर 1 पे मेथड स्टडी जो आता था वहाँ पे। तो मेथड स्टडी क्या है, जिसके अंदर एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढना जिसके तरीके से हम कम से कम वेस्टेज कर सकें, कम से कम कॉस्ट पे के ऊपर काम कर सकें और जल्दी से जल्दी काम कर सकें। सो ऐसा तरीका ढूंढना, इसको बोलते हैं मेथड स्टडी। ठीक है, तो इसके बाद और भी बहुत सारे अभी टेक्निक्स बाकी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।